तो मैंने आपको 3 टाइप के वर्ड्स बताए जो आप एक सेंटेंस में देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, उसके बाद मैंने आपको वर्ब बताया एंड आफ्टर दैट मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया। अपनी तरफ से मैंने इसको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है गाइस। अगर आपको फिर भी इन टॉपिक्स में परेशानी रहती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। नाउ अब हमको ये देखना है कि हमने सेंटेंस में पाए जाने वाले इन तीनों शब्दों को पढ़ तो लिया, लेकिन इन सेंटेंस में भी इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है ना, उसको जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने 3 टाइप के वर्ड्स को पढ़ा, तो इनका सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस का अर्थ है क्रम, वाक्य में शब्दों का क्रम। छोटे बच्चों को आप गिनती सिखाते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका एक क्रम है कि एक के बाद दो ही आएगा, एक के बाद सीधा 3 या सीधा 5 नहीं आ सकता, एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद 3 ही आएगा। इसी प्रकार से जब आप एक वाक्य लिखते हैं तो उसमें इन तीनों वर्ड्स का एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा और आफ्टर दैट कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप एक बेसिक फॉर्मेशन करते हो ना सेंटेंस का, तो उसमें आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको 2 भाषाओं में सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखाऊंगी, लेकिन हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग हिंदी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में वाक्य को कैसे लिखा जाता है और उसके रिस्पेक्ट में इंग्लिश भाषा में कैसे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स बना रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा होगा हिंदी। तो हमारे पास 2 भाषाएं हैं, मैंने इसको सेपरेट कर दिया। दोनों भाषाओं में वाक्य को लिखने का क्रम थोड़ा सा अलग है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में जब आप वाक्य लिखते हो तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ फ्रेंड्स, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप डिटेल में लिख सकते हो। सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप वर्ब लिखोगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इंग्लिश भाषा में सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब लिखोगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखोगे। याद रखिए कि कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट कई बार नहीं भी होता है और कई बार होता भी है। दोनों केसेस में निर्भर करता है। मैं आपके सामने एग्जांपल्स भी रखूंगी। हिंदी भाषा में जब आप वाक्य लिखते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हो ऑब्जेक्ट और लास्ट में लिखते हो वर्ब। यानी कि सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखते हो कर्ता, उसके बाद लिखते हो कर्म और लास्ट में लिखते हो क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप सेंटेंस लिखते हो इंग्लिश और हिंदी भाषा में। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने वाली हूं, तो एक बार इसको अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। आई होप आपने लिख दिया होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके पास इंग्लिश के एग्जाम्पल लिखती हूं। और सामने मैं उसका अनुवाद लिखूंगी हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने लिखा मोहन eats apple। मैंने लिखा मोहन ईट्स एप्पल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना फ्रेंड्स, तो इस पूरे वाक्य में मुझे सब्जेक्ट को पहचानना है। मुझे ये देखना होगा कि इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है और काम को कर कौन रहा है। तो ध्यान से देखिए, मोहन ईट्स एप्पल। अगर मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो आपको समझ आएगा। मैंने लिखा है मोहन सेब खाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा
कि इस वाक्य में खाने की बात की जा रही है, ठीक है ना, लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है? तो खाने का काम मोहन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, बस उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा। ये जो तीनों वर्ड्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, ये सेम ही रहने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंग्लिश में मोहन अगर सब्जेक्ट है तो हिंदी में सेम सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन इन वर्ड्स का जो सीक्वेंस है वो अलग है, वो आपने पहचानना है। मोहन सेब खाता है तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डूअर ऑफ द एक्शन है, ये काम करने वाला है। और क्या काम हो रहा है? तो ईट का काम हो रहा है, खाने का काम। और खाने का काम यानी कि इस वर्ड से मुझे काम का पता चल रहा है, एक्शन का पता चल रहा है, तो ये हो गया वर्ब। और जो एप्पल है उसको खाया जा रहा है, यानी कि मोहन जो काम कर रहा है उसका फल किसको मिल रहा है? एप्पल को मिल रहा है, यानी कि एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखोगे कि मोहन जो है वो आपका कर्ता हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा, और सेब जो है वो आपके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो खाता है ये हो जाएगा आपका वर्ब। जरा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इंग्लिश का वाक्य आपने लिखा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में वर्ब लिखा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा। लेकिन हिंदी का वाक्य आपने लिखा तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा और उसके बाद आपने वर्ब लिखा। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके इंग्लिश और हिंदी में वाक्य को लिखने का या फिर सेंटेंस को लिखने का। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपना कोई भी ग्रामर ओपन करिए, वहां पे आप सब्जेक्ट को पहचानिए, आप इसमें वर्ब को पहचानिए, आप उसमें ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, मैंने लिखा पक्षी उड़ते हैं, ठीक है ना, तो जो पक्षी है वो उड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि पक्षी सब्जेक्ट हो गया जो करता है, कार्य को करने वाला है। फ्लाई क्या हो गया? फ्लाई हो गया यहाँ पे एक्शन वर्ड, क्योंकि इससे पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्ड। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इनके एक्शन को रिसीव कर रहा है, इनके उड़ने का फर्क किसी को पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप एक दो और ऐसे वाक्य बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और उसमें जरूर एक्सप्लेन करिएगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी। लेटर ऑन मैं आपको एडवांस सेंटेंस फ्रेम करना भी सिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।